आज प्रकाश के परावर्तन का वीडियो कितना नंबर होगा? 5। वीडियो होगा 5। वीडियो है 5। हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, उसका प्रकृति तथा आकार। कोई भी जो अवतल दर्पण है, कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इस टाइप से था ना। इसको कलाई किया हुआ बोलते हैं। हाँ, कलाई कहिए, रस्तीत कहिए। ये ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव। ये है फोकस। ये है और ये है। इस अवतल दर्पण में कौन सी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे कि वस्तु कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये आपको पता है कि नहीं है? उसका प्रकृति भी आपको पता है। प्रकृति में या तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, या फिर आभासी एवं सीधा बनेगा। ये भी आपको पता है। आकार हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। आकार अभी पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब, अब फोकस पर रहेगा तो, वक्ता केंद्र पर रहेगा तो, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा तो, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो, अवक्ता सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो, दर्पण के अध्रुव पर रहेगा तो। ये क्लियर है। हमको नहीं लगता कि इसमें अब किसी को डाउट होगा। जो खासकर कल के क्लास में प्रेजेंट था और एक बार कम से कम लिख लिया है अपना से, उसका ये चीज क्लियर होगा, है कि नहीं? ये चीज क्लियर होगा। प्रकृति बोले, प्रकृति तो जब तक ध्रुव ना आए तब तक वास्तविक एवं उल्टा। ध्रुव आएगा आभासी एवं, ये भी बात क्लियर है। अभी पढ़ेंगे आकार। हम लोगों ने जो टोटल पढ़ा है अभी तक, अगर आप टोटल क्वेश्चन बनाए होइएगा तो 7 गो क्वेश्चन बना होगा। एक बीच में रखे होंगे, 2 यहाँ, 4, 7 गो बना होगा। इसका मतलब आकार भी 7 को बनेगा। आकार भी ध्यान से समझोगे तो आकार एक बार में याद हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, ये तो आता ही है, साथ ही साथ उसका आकार भी आप ऐड कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा। आकार सुनो, कोई भी चीज, मान लीजिए कि मान लीजिए किसी बच्चे के जन्म से जोड़ लेते हैं। कोई बच्चा जन्म लिया तो नॉर्मली वो नवजात शिशु छोटा होता है, छोटा, और बच्चा भी मानिए तो छोटे रहता है। तो बच्चा के अपेक्षा नवजात शिशु बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई इतना को बच्चा है और कोई सीधे मतलब होता है ना, जो तुरंते का जन्म लिया हुआ हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का बच्चा हो या शुरुआत का ही बच्चा हो, तो बहुत छोटा रहता है। तनका वो चलने उलने लगता है तो उसको छोटा कह सकते हैं, न कह सकते? इतना को भी है आपके तंगा नीचे तक है तो वो छोटे कहलाएगा। आकार याद रखना, पहले बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, पहले क्या होगा?
बहुत छोटा, उसके बाद अब छोटा है, उसके बाद अब बराबर होगा, उसके बाद बराबर के बाद बड़ा हो जाएगा, बड़ा के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं? इतना बात समझ रहे हैं? देखो कोई भी चीज बहुत छोटा, तब छोटा, तब इतना समझ गए? फिर आइए, बहुत छोटा, उसके बाद बहुत बड़ा तक, ओकरा बाद दू गो ऐड कर देंगे, बड़ा बराबर। क्या याद कर रहे हैं? बड़ा बराबर। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं इससे पहले 5 गो बोल रहे हैं, बहुत छोटा एगो हुआ, छोटा बराबर 3 गो, बड़ा 4 गो, बहुत बड़ा 5 गो। आपको तो 7 गो ना पुराना है, तो 7 गो में लास्ट, अभी तक 5 गो आपका हो गया बहुत बड़ा तक, लास्ट में 2 गो जो ऐड करना है वो होगा बड़ा बराबर, मतलब एगो बड़ा एगो बराबर, बड़ा बराबर, बड़ा। अब थोड़ा स्पीड बोलना है, ठीक है? बड़ा बराबर, बड़ा बराबर एक के जोरे बोल देना अपना, बड़ा बराबर बोलो। बड़ा बराबर 2 गो है, एगो बड़ा एगो बराबर। फिर बोलो, बोलो है, बहुत छोटा, बड़ा बराबर। हल्का है कि नहीं है? इसको सीक्वेंस पर बैठा सकते हैं, बहुत छोटा, छोटा बराबर, बड़ा बहुत बड़ा, बड़ा बराबर। याद हो गया जी? बोलो तो। बहुत छोटा बड़ा, गदावा है। बहुत छोटा, छोटा बराबर, हाँ बड़ा बड़ा, नहीं बोलो। बहुत छोटा, छोटा बराबर, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा बराबर। छोटा नहीं बोलता, छोटा बोलता है। नहीं ए, हाँ तू तू हाथ उठाया था? हाथ नहीं उठवाया तो बोलो नहीं उठाए थे। हाँ बहुत छोटा सही है। रुक, छोटा बराबर, ए धीरे धीरे चलो। बहुत छोटा, हाँ छोटा बराबर, बड़ा, बार, बाप से बार, बहुत बड़ा, तब बड़ा बराबर। बैठो कमुना, बताओ। हाँ हाँ सीखो उससे। क्या जी? औ तोर बहन उ बकलो लिया तू उठ। हाँ तुम बताओ। बहुत छोटा, ठीक है, छोटा बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। कौन इसको बोल रहा था कि बुर्बक है? तो सुना दी। तो हम तो बकलोल बोले, बकलोल तो वो हैते है। याद हो गया? बहुत छोटा, बड़ा बराबर, 7 को हो गया। अब सुनो, हम लोग क्या क्या जमा कर लिए हैं।
बहुत छोटा आकार, ये ना आकार, आकार, आकार। चलिए, आ का आकार। 1 2 3 4 5। बहुत छोटा, बहुत, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बराबर। 7 को पूर गया। अब तो मजा आएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा अब सेंसिटिव क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी अवतल दर्पण में, यदि किसी अवतल दर्पण, बात नहीं करना, वस्तु, वस्तु पहला ले लेते हैं, अनंत ना है पहला। चलिए, यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ स्थित होगा, अनंत, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहाँ को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी। ये क्वेश्चन हो गया ना। मतलब क्या बताना है, प्रकृति तथा, तथा उसका आकार, तथा उसका आकार, आकार कैसा होगा, कैसा। अच्छा, आकार, ये ना है, आकार कैसा, ये मेन क्वेश्चन हो गया। कल से तो हम लोग रिवीजन और आदत लगा रहे थे, और जब तक किसी चीज का रिवीजन और आदत नहीं लगाते हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। अब इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहां तक का आंसर हो जाएगा। चलिए, बताइएगा हमको भी, यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर, अनंत, अनंत पर स्थित हो, तो तो उसका प्रतिबिंब फोकस, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एगो का आंसर खत्म। उसकी प्रकृति
उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तथा ये भी एगो क्वेश्चन खत्म, प्रकृति हो गया ना ये। तथा अब यहां पर तक सोचना, एक वर्ड जोड़ेंगे, तथा उसका आकार, तथा उसका कोई भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के अपेक्षा बनेगा। जैसे वस्तु के प्रतिबिंब वस्तुएं का ना बन रहा है, तो जो तुम बहुत छोटा बना रहे हो तो इसका मतलब वस्तु के अपेक्षा वो बहुत छोटा बन रहा है। जो तुम छोटा बना रहे हो इसका मतलब वस्तु के अपेक्षा छोटा बन रहा है। जो तुम बराबर बना रहे हो मतलब वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। तो उसका आकार वस्तु के आकार के अपेक्षा, वस्तु के वस्तु के आकार के अपेक्षा। चलिए, ये तो पहला वाला क्वेश्चन है, वस्तु के आकार के अपेक्षा बहुत छोटा, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर भी कंप्लीट आंसर हुआ, और इसके बाद आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा और इजीली इसका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका फिर हम लोग साथ को बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, कौन बताएगा? ये जो सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? इतने बच्चे सोच लो तब हाथ उठाना। क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, हमें क्वेश्चन बताना। सिर्फ क्वेश्चन बनाने में ही ये ना बदलेगा, बाकी सब तो सेम है। हाँ। बताओ अर्चना। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कैसे बना? नहीं समझ में आया? आ गया। अब आंसर कौन देगा? सो हाथ उठा। और दोगी सलोनी? बोलो ना, पक्का, जैसे तैसे नहीं बोलना। चलो ठीक है, बताओ। के बीच बनेगा? अरे ठीक है, सही बोल रहा है। के वस्तु के आकार के अपेक्षा, वस्तु के आकार के अपेक्षा बहुत छोटा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? छोटा होगा। कितना हल्का क्वेश्चन, बढ़ जा। तीसरा क्वेश्चन कौन बना बोलेगा? क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? बोल बलवीर, तनवीर। आ आंसर ही तू भी बता। ए पूरा सही से बोलो।
तो ढेलपुरवा लेकिन बोलता। हाँ कथी बराबर हो? वस्तु के आकार की अपेक्षा, तो इसमें लिखेंगे वस्तु के आकार के बराबर होगा। अपेक्षा नहीं सूट कर रहा है इस वाला, इस क्वेश्चन में सिर्फ, क्योंकि दोनों बराबर है। अपेक्षा का मतलब अंतर हो जाता है। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? वक्ता केंद्र तक हम लोग पहुंच गए क्या? वक्ता केंद्र तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहा। हाँ तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, उसमें था ना। एक बाद का क्वेश्चन क्या हो? अब कहां रखेंगे क्वेश्चन? हाँ इसका दिमागो ना जंगली वाला है। हाँ आया था ना वो ननिहाल घूमता है। ठीक बताओ ना, रखो ना, एक बाद कहाँ रखेगा? आ इतना पर बीच में रखेगा? किन्ने केकर बीच में? फोकस के बीच में? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में है दिमाग है। रुक जाना, यहां रख दिया। चलो अब क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ क्वेश्चन लिखल है, में सेट करो ना गधा। लो ए भाई, घरे पढ़ता है? अथी बना के लिख के लाया है कि लात खाया है? खाया है? बोलो, कौन बोलेगा? हाँ खुशबू बता। शांत रहो। हाँ उसका आंसर बताओ। वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित। हाँ तो बोल। अनंत। अनंत पर अनंत के बीच बनेगा। बड़ा होगा। यहाँ तक पहुंच गया। वक्ता केंद्र बराबर वाला है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? थोड़ा सा भी? तो ये आपका होमवर्क हो गया। 7 क्वेश्चनों का फिर क्या हो गया? होमवर्क। याद रखिएगा, 7 क्वेश्चनों का लिख लो। लोग तो वीडियो पॉज कर दो नीचे वाला। ये लिखा जाएगा। अब सुनो, ध्यान देने वाली बात क्या क्या है इसमें। एक बात देखो इसमें, एक तो ये चीज हो गया। ये अवतल दर्पण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में कुछ ध्यान देने वाली बात क्या क्या है। एक चीज देखो, कोई भी चीज जो नापा जाता है ना, कोई चीज का लंबाई नापी है, जैसे आप अपना लंबाई नापते हैं क्या करते हैं? टो से लेकर ऊपर हेड तक नापते हैं। कोई चीज का लंबाई एक जगह से मापा जाता है, तो ये जितना चीज का लंबाई है ये यहां से नापा जाता है, ध्रुव से। तो एक बात देखिए, ध्रुव से फोकस, ध्यान देना, इतना दूर में है, यही ना है?
ये फोकस तक है ना। यहां से यहां तक फोकस है। कोई चीज ध्रुवे से नापेंगे, यहां से यहां तक वक्ता केंद्र है कि नहीं है? ये नहीं कि हिया से हिया नापेंगे, नापेंगे हम लोग ध्रुव से। अब एक बात बताइए, ये तो दूरी है, ये ना फोकस है, ये क्या है? दूरी है। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन इसको वक्ता दूरी नहीं बोलते हैं, सीधे वक्ता है, ठीक है ना। वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये बीच का सेंटर है इसलिए सी है सर। बीच त्रिज्या तो हम ई वाला जानते हैं कि त्रिज्या होता है, ये ना जानते हैं कि वृत्त में ई वाला क्या होता है? त्रिज्या। अरे देखिए, आप गोलीय दर्पण जो पढ़े थे, ये वृत्ते था। समझ में आ रहा है? गोलीय दर्पण है ये हो गया वक्ता त्रिज्या। ये पूरा ले जाते थे तो प्रधान अक्ष होता था वक्त। तुम देखो, ये बीच का सेंटर है, ये बीच का क्या है? सेंटर। अब एक बात बताओ तुम, तो इसको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्ता। ई वक्ता केंद्र है, लेकिन दूरी क्या कहलाता है? वक्ता त्रिज्या। अब तुम अपना से सोच के देखो, फोकस दूरी बरका की वक्ता त्रिज्या बरका? वक्ता त्रिज्या बरका। फोकस तो ही ले रह गया, वक्ता त्रिज्या यहां ले गया। तो कभी भी ध्यान दो, कभी भी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से बड़ी होती है, ये फिक्स है, बड़ी होती है। अब बात है कि कितनी बड़ी होती है? तो दुगना होता है। क्या होता है? मतलब वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है कि नहीं होती है? अगर वक्त फोकस दूरी 2 है तो वक्ता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी 3 है तो वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी 10 है तो वक्ता त्रिज्या 20, दुगनी होती है। कौन? वक्ता त्रिज्या। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये बात दोनों में लागू होता है, चाहे अवतल दर्पण अभी पढ़ रहे हैं, उत्तल में भी जाएंगे तो यही बात होगा। ध्यान दो, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों में बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? वक्ता त्रिज्या। कितना बड़ा होता है? तो 2 गुना। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। एक बात समझ गया? क्या समझ गया? कि वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है या दुगुनी होती है, कुछ भी लिखिए। एक बात समझ गए? आप कह सकते हैं कि जो आर होता है, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? अगला बात समझिए, अगर हम कहें फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की, बोलो अब, आधी होती है वो दोगुनी है तो ये कथी होगी? आधी होगी। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की, वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मतलब फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। ये कहीं ना कहीं जब आप फेयर किए हुईएगा तो ये आया।
अब एगो फिर एक बात पढ़ाएंगे, प्रमाणित करे कि अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2, ये भी क्वेश्चन आता है। खैर, आप इतना समझ में आ रहा है कौन दुगना और कौन आधा था तुम बोल दोगे। पहले ये बताइए, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में बड़का कौन? तो जरूर वक्ता त्रिज्या दुगना होगा। अच्छा है, फोकस दूरी छोट है तो फोकस दूरी क्या होगा? आधा होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसी अवतल दर्पण में एफ अगर 10 है तो सी कितना होगा? फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी 10 है तो वक्ता त्रिज्या कितना होगा? 20। कितना होगा? अगर फोकस दूरी 40 है तो वक्ता त्रिज्या 80। एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए सी दे देगा, एफ पूछ देगा, सी दे देगा। अगर वक्ता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना? 5। कोई दिक्कत है किसी को? वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये कह लीजिए, चाहे फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ये कह लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज आप ये समझ गए इसमें से। दूसरा चीज समझिए, आप अवतल दर्पण में एक बात ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार का प्रकृति देता है। अवतल दर्पण पूछेगा कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा, आभासी एवं सीधा। तीसरा, दोनों। चौथा, कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? दोनों। आप देख लीजिए ना, वास्तविक एवं उल्टा यहां तक बनाया है और बाद आभासी एवं सीधा भी दुगो बनाया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वो दो प्रकार की प्रकृति को जन्म देती है। एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी एवं सीधा। उत्तल में पढ़ाएंगे कि सिर्फ आभासी एवं सीधा ही बनाता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन दर्पण ना पूछ रहा है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। वास्तविक एवं उल्टा भी बनाता है, आभासी एवं। कोई दिक्कत? और एक बात समझे कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में वक्ता त्रिज्या बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? तो दोगुनी होती है। या फिर फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात भी समझ गए। अब बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। इसको हम लोग मिटाए पॉज करो। अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उससे पहले जान लो, जो हम लोग अभी प्रकृति ये सब पढ़े हैं, आप लोग निकालिए पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। निकालिए पेज नंबर 9। निकालिए। देखो, ये चीज याद करने वाला था, रट्टा मारने वाला। कितनों रट्टा मारते याद नहीं होता, भूल जाते। जो तुमको याद है, लेकिन तुम पढ़ना नीचे से। देखो, ये दिया हुआ है वस्तु की स्थिति, दिया हुआ है ऊपर टॉपिक। देखो, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति दुगो होता है, वास्तविक एवं उल्टा, चाहे आभासी एवं सीधा। आकार, वस्तु से बड़ा चाहे छोटा जो भी बनेगा। अब ध्यान दो एक बात, नीचे से देखो, वस्तु अनंत पर है। अब तुम अपने आंसर दे चल जाओगे, तब फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा होगा, अब बहुत छोटा होगा, है ना। उससे ऊपर चलो, दूसरा क्वेश्चन। सी पर, सी पर, सी तथा एफ के बीच है ना, सी तथा एफ के बीच अनंत, सी तथा अनंत के बीच नहीं है, सी तथा अनंत के बीच है। तो देखिए, सी तथा एफ के बीच बनेगा, वास्तविक में उल्टा होगा, और बहुत छोटा हो गया तो छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी पर है तो सी ए पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, बराबर होगा। ऊपर तक चल जाइएगा, सेम आपको मिलेगा। याद हो गया ना? ठीक है, ये चीज याद हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे
कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। तो पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण समझते हैं? किसी सैलून में जाते हैं, जो दर्पण लगा रहता है, नियमतः वो अवतल दर्पण होता है, लेकिन कोई कोई लोग जो ज्यादा जानकार नहीं है, वो नॉर्मले शीशवा टांग देता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, वो बेस्ट होता है हजामती दर्पण के लिए। बेहतर उसमें दिखाई देता है, मतलब किसी भी नाई को, किसी भी बार्बर को उसमें सुविधा होता है जो वो देख सके उसमें। तो हजामती दर्पण के रूप में कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण। एक कहां पर? हजामती दर्पण के रूप में। अब जाइएगा किसी सैलून में तो पूछेगा आप कौन सा दर्पण लगाए हुए हैं, पगला जाएगा ये क्या पूछ रहा है। हजामती दर्पण में। दूसरा नंबर चीज, सौर भट्टियों में। सौर भट्टी समझते हैं? जहां सोलर प्लेट वगैरह लगा रहता है ना, सौर भट्टी, वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहां पर उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, गाड़ी का जितना हेडलाइट होता है, जब में बढ़ता है, गाड़ी का हेडलाइट समझते हैं ना, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिएगा, वो उतना बड़का शीशा रहता है, शीशा जो होता है ना, शीशा ही रोशनी को एडजस्ट करता है, एकाग्रित करता है। ये काम अवतल दर्पण का है। तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के, याद रखना, हेडलाइट, फिर बगल वाला लाइट अलग होता है, बगल में जो पीछे देखने के लिए रहता है साइड मिरर, वो अलग होता है। तो गाड़ी के कहां पर? हेडलाइट में। गाड़ी के, उसके बाद आपके दांत में खोरला उरला हो जाएगा अगर, तो डॉक्टर मुंह में आपका मुंह घुसा के तो ना देख लेगा किन्ने खोरला है। अगर दांत के अंदर खोरला है तो दिखाई देगा। तो एगो डॉक्टर एगो ऐसा टाइप के ब्रश लेकर रखले रहता है, आ ए में ना आईना लगल रहता है, इसको मुंह में घुसाएगा वो, आईनवा में वो देखते रहेगा बाहर से। तो आईना दांत के नीचा जाएगा ही, तो ये दांत का चित्र बनेगा, इन्ने बाहर से डॉक्टर इसमें देखते रहे, है कि नहीं? तो रोगियों, मतलब डॉक्टर के द्वारा रोगियों के दांत, चाहे कह लीजिए नाक, चाहे कान के अंदर, कान इत्यादि जांच करने में भी अवतल दर्पण का जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा रोगियों के दांत, चाहे कान इत्यादि जांच करने इतना जगह क्या चीज का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी का हेडलाइट। गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, रोगी द्वारा आंख का जांच करने में अवतल दर्पण। याद हो गया? हजामती में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में, गाड़ी के हेडलाइट में, रोगी, डॉक्टर द्वारा रोगी का जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? अवतल यहां तक खत्म हो गया। खूब है। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, तो ये भी हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तल। इस चैप्टर का मेन टॉपिक अवतल दर्पण ही है, उत्तल कुछ नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिबिंब, आवर्धन। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक या दो क्लास और चल सकता है। ठीक है, गुड बाय। क्या मिनट